सभी को जय हिंद, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो हमारे विश्व के जितने भी देश है वो स्पेस में बहुत अच्छे से अच्छे मतलब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप लोगों ने हाल ही में एक मिशन के बारे में सुना होगा। उस मिशन का नाम क्या है आपको मैं बता दे रही हूँ कि एक मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? पोलारिस डाउन मिशन। ठीक है, पोलारिस डाउन मिशन क्या है? पोलारिस डाउन मिशन एक ऐसा मिशन है जो कि प्राइवेट कंपनी द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। मैंने क्या बताया कि पोलारिस डाउन मिशन कैसा है? एक प्राइवेट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या हुआ है कि इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और इसमें प्राइवेट लोगों ने क्या किया है, स्पेस वॉक किया है। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि अब हमारे स्पेस में कितने सारे हम लोगों ने अपने मतलब उपलब्धियों को हासिल कर लिया है। तो आज हम लोग वही स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे कितने मतलब कि कौन कौन सी स्पेस कंपनी है जो कि काम कर रही है हमारे पूरे वर्ल्ड में। और आज हम लोग जानेंगे कि हमारा रॉकेट क्या होता है और सैटेलाइट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, और जितने भी हमारे इंडिया के मिशन है जो कि स्पेस मिशन उसको देखेंगे। और इंडिया के अलावा जो रिसेंट मिशन है, मतलब जो रिसेंट मिशन है जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी आज क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि आज हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में आप लोग को सबको पता होगा कि आज स्पेस में हर देश चाहती है कि हम क्या हो, मतलब बहुत ज्यादा आगे जाए। तो आज उसी को देखते हुए, मतलब आज स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्व को देखते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि टॉप 10 स्पेस एजेंसी, यानी मतलब पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में कौन कौन सी स्पेस एजेंसी आती है। पहला कौन है? हमारा नासा है। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया कि कौन सी टॉप 10 में जो पहली कंपनी है वो स्पेस एजेंसी की, मतलब स्पेस कंपनी, वो क्या नाम है उसका? नासा। नासा किसका है? यूएसए का है। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने क्या बताया कि टॉप 10 स्पेस एजेंसी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमारी जो पहली कंपनी का नाम क्या है, वो मतलब टॉप 10 में जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है वो कौन सी है? नासा है, जो कि किसकी है? अमेरिका की है, यूएसए की है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और सेकंड नंबर पे किसकी आ जाती है? हमारे इंडिया की इसरो। इसका क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की स्थापना कब होती है? आपको हम इसरो की स्थापना अगर बताया तो इसरो की स्थापना होता है 1969 में। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। ठीक है, मैंने क्या बताया कि टॉप 10 स्पेस एजेंसी में हमारी सबसे पहले कौन सी आ गई? नासा आ गई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? इसरो, जो कि क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है। और फिर सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना की है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे कौन सी आ जाती है? रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। और फिफ्थ नंबर पर कौन आ जाती है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि टॉप 10 स्पेस एजेंसी हम देख रहे हैं, जिसमें से पहली कौन सी है? नासा है, सेकंड कौन सा है? इसरो है, तीसरा कौन सा है? सीएनएसए है, जो कि किसकी है? चाइना की है। और फिर हमारा रशिया का आरएफएसए है, और फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, और फिर क्या है देखो, फिर 6 नंबर पे आता है जाक्सा। जाक्सा किसका है? जापान का है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। 6 नंबर पे किसका है? जापान। मेरे साथ बोलो किसका है? जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। जाक्सा को बोले तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और 7th नंबर पे किसकी है? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, यानी स्पेस एक्स इसका नाम है। ठीक है, और फिर कौन सी है 8 नंबर पर? नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ये किसका है? फ्रांस का है। और फिर किसका है? जर्मन का है, जर्मन एरोस्पेस सेंटर, DLR। ठीक है, DLR, ये किसका है? जर्मन का। और फिर कौन सा है 10 नंबर पर? कौन आता है? इटालियन स्पेस एजेंसी। क्या मैंने बोला? इटालियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉप 10 स्पेस एजेंसी के बारे में देख लिया।
अब ये सब तो थी सारे देशों की क्या थी, हमारी सरकारी क्या थी, स्पेस एजेंसियां थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत में तो इसरो है, और इसरो के अलावा भी क्या प्राइवेट कंपनियां भी अपना स्पेस में क्या कर सकती है, कुछ काम कर सकती है? तो हाँ, अब कर सकती है। और जिसमें से जो हमारी प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम क्या है, स्काई रूट। देखो क्या नाम है, स्काई रूट। स्काई रूट स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने अपना पहला रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, विक्रम-एस। विक्रम-एस, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अब हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां भी क्या कर सकती है, स्पेस पे अपना काम कर सकती है। तो जो हमारी पहली नहीं बोल सकते कि एक स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी है जिसने अपना पहला प्राइवेट रॉकेट बनाया, उसका नाम क्या है, विक्रम-एस, ठीक है। अब रॉकेट तो पहला हमारा प्राइवेट बन गया, अब सैटेलाइट भी तो बना होगा। तो सैटेलाइट बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है, पिक्सेल। पिक्सेल नाम की कंपनी है जिसने पहला सैटेलाइट, वो भी प्राइवेट सैटेलाइट बनाया, उसका क्या नाम है, शकुंतला। शकुंतला, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट का नाम क्या है, शकुंतला नाम है। और पहले प्राइवेट रॉकेट का क्या नाम है, हमारा विक्रम-एस नाम है, ठीक है। हमने बताया कि हमारी मतलब कि जैसे सारी क्या हो रही है कि पहले क्या होता था कि सरकार बस स्पेस के क्षेत्र में यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर सकती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो भी क्या करी है, स्पेस में अपना सहयोग काम कर रही है, ठीक है। जिसमें से जो हमारी स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है उसने अपना पहला प्राइवेट रॉकेट बनाया, ठीक है। उसका नाम क्या है, विक्रम-एस, ठीक है। और जो हमारी पिक्सेल नाम की कंपनी है वो भी क्या प्राइवेट कंपनी है, इसने अपना जो पहला बोल सकते हैं कि ये पहला प्राइवेट सैटेलाइट बनाया, उसका क्या नाम है, शकुंतला। अब ठीक है, देखो शकुंतला नाम है इसका। शकुंतला, रुको 1 मिनट। क्या नाम है इसका, शकुंतला नाम है। एक बार मैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हाँ, तो देखो मैंने क्या बताया कि हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस है, जिसने अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, विक्रम-एस नाम है। और जो हमारी प्राइवेट कंपनी एक और कौन सी, पिक्सेल है। पिक्सेल ने अपना पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है हमारा, बोलो, शकुंतला। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है, तो विक्रम-एस है। और भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कौन है, तो हमारी कौन हो जाएगी, शकुंतला हो जाएगी। और इनको लॉन्च करने वाली कंपनी का क्या नाम है, पहली कौन है, स्काई रूट एरोस्पेस, और फिर कौन है हमारी, पिक्सेल, ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो अब क्या मैंने बोला कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कुछ बताते हैं कि ये तो आपको देखो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। अब हम लोग कुछ बेसिक करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, ये हमारी अर्थ है। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी के कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने क्या बताया कि ये कुछ मानव निर्मित क्या होते हैं, मशीनें होते हैं। मैंने क्या बताया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग पढ़े जिसमें क्या होते हैं, ये कुछ मानव निर्मित क्या होते हैं, मशीनें होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, देखो यहाँ पे क्या है हमारा सैटेलाइट है, और ये क्या कर रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और मानव जीवन को ढेर सारी क्या करता है, सुविधाएं प्राप्त करता है और मानवता के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद करता है। तो मैंने क्या बताया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, तो यह मानव निर्मित क्या है, मानव निर्मित एक ऐसी मशीन है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाता है
और चक्कर लगाता है तो मानव जीवन को क्या करता है, ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त करता है और मानवता के विकास में मदद करता है और हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। तो मैंने क्या बताया कि हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ये मानव निर्मित कुछ ऐसी मशीनें हैं। मैंने क्या बताया, ये मानव निर्मित कुछ ऐसी मशीनें हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, ये घूम रहा है और घूमकर हमें ढेर सारी क्या करता है, जानकारियां प्राप्त कराता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट समझ में आ गया कि कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखो एक बार फिगर में दिखा दे रहे हैं, ये क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई और अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, ये जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है और ये हमारे मानव जीवन को ढेर सारी क्या कर रहा है, सूचनाएं प्राप्त करा रहा है। तो मैंने क्या बताया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कि मतलब सैटेलाइट कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रहों के प्रकार। तो देखो अब हम लोग सैटेलाइट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कितने सैटेलाइट होते हैं, कितने सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला सैटेलाइट का नाम मैं अगर बताऊं तो पहला क्या हमारे कि देखो कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे बोले तो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और हमें दूर संचार की क्या करते हैं, सुविधा देते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और हमें दूर संचार की क्या करते हैं, सुविधा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। जैसे आपका मोबाइल है, नेटवर्क है, ठीक है, रेडियो है, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। मैंने क्या बताया कि जो हमारा पहला सैटेलाइट है वो क्या है कि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और हमें दूर संचार की क्या करते हैं, सुविधा देते हैं। उन्हें क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। जैसे आपका मोबाइल है, नेटवर्क है और रेडियो है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं बताऊं कि आपका जो मोबाइल है वो कैसे मतलब सैटेलाइट से कनेक्ट होकर काम करता है। तो देखो मान लो कि यहाँ पे हमारी क्या है, अर्थ है, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, और मैं बता रही हूँ कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट काम कैसे करता है। ये क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई और यहाँ पर क्या लगा है, आपका सैटेलाइट लगा है। ठीक है, सैटेलाइट, यहाँ पे क्या लगा है, आपकी सैटेलाइट लगी है। देखो तो होता क्या है इसमें, अगर कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पे कोई क्या है, हमारा चिंटू नाम का एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, यहाँ से किसी के पास फोन मिलाया, तो फोन मिलाया तो वो उससे कैसे दोनों के बीच में संपर्क बनेगा। तो देखो क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट काम कैसे करता है, मान लो ये चिंटू ने यहाँ से फोन मिलाया तो यहाँ से अब रेडियो वेव निकलेगा और रेडियो वेव जो कि हमारे सैटेलाइट से जाकर और टकरा कर फिर जिस व्यक्ति के पास हमने फोन लगाया है उसके पास जाएगा। तो यानी यह जो हमारा सैटेलाइट है इन दो व्यक्तियों के बीच में एक मेडिएटर की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जिस कारण हम क्या करते हैं, हमारा फोन से क्या होता है, बात हो पाता है। तो मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट बता दिया कि मान लो ये एक व्यक्ति है, इसने यहाँ से अपना फोन लगाया और फोन लगाया तो यहाँ से क्या निकली, रेडियो वेव्स निकली और ये रेडियो वेव ये जो हमारा सैटेलाइट लगा है उससे टकराकर उस व्यक्ति के पास गया, तब आप क्या करते, बात आपकी हो पाती है। तो ये जो हमारा सैटेलाइट है इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक मीडिएटर की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट देख लिया। अब हम लोग इसके नाम देख लेते हैं कि आज तक कभी कौन कौन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो पहला क्या है हमारा, इनसैट। इनसैट प्रणाली का है, इनसैट 1A, इनसैट 1B और फिर क्या हमारा जी सैट। ठीक है, और फिर क्या हमारा CMS,
GMS। मैंने क्या बताया कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या आता है, जिसमें हम लोग ये व्यक्ति यहाँ से फोन लगाया, यहाँ से रेडियो वेव निकला, फिर यहाँ इस व्यक्ति के पास गया। तो जो हमारी जितने भी अभी तक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे गए हैं, ये क्या है, हमारा फर्स्ट जनरेशन का क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो पहला क्या हो गया, हमारा इनसैट हो गया, पहला क्या है इनसैट है, फिर दूसरा क्या है जीसैट है, और फिर तीसरा क्या है CMS है। ठीक है, इनसैट में ही आपको 1A मिलेगा, 1B मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को देख लिया, जो कि हमारा क्या है, पहला सैटेलाइट है। देखो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में हमने क्या देखा, पहला टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब हमारा दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा क्या होगा, दूसरा मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और पृथ्वी के क्या करते हैं, मौसम पर क्या करते हैं, नजर रखते हैं। उनको क्या कहते हैं, वेदर सैटेलाइट। ये क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई, और ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं, और पृथ्वी के मौसम की क्या करते हैं, जानकारी को मतलब जानकारियां रखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, वेदर सैटेलाइट। अब वेदर सैटेलाइट का हमारा कौन कौन से अभी तक सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, वो भी क्या है, इनसैट श्रेणी का है, लेकिन उसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, इनसैट 3D, इनसैट 4D, इनसैट 3DR। आपको मैंने क्या टेलीकम्युनिकेशन में क्या बताया था कि इनसैट 1A मिलेगा, 1B मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इनसैट 3D, 4D, 3DR जब भी आपको ऐसे मिले सैटेलाइट्स तो जान देना क्या है, हमारा वेदर सैटेलाइट है। और फिर क्या है, कल्पना नाम का है, देखो एक क्या है, कल्पना, ठीक है, कल्पना नाम का है, कल्पना 1, कल्पना 2। ठीक है, तो मैंने दूसरा सैटेलाइट क्या बताया कि हमारी वेदर सैटेलाइट क्या है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है और मौसम की क्या करती है, जानकारी देती है, उसको क्या कहते हैं, वेदर सैटेलाइट कहते हैं। अब तीसरा क्या हमारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मेरे साथ बोलो, तीसरा सैटेलाइट कौन सा है हमारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा देखो, तीसरा क्या हमारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी के क्या करता है, आंकड़े को इकट्ठा करता है। मैंने क्या बताया कि ये पृथ्वी के चारों तरफ देखो चक्कर लगाएगा, ये क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई, और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। यहाँ पे हमारा सैटेलाइट हम बना लेते हैं, ये क्या करेगा, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। देखो मैंने क्या बताया कि जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, वो क्या करेगा, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और पृथ्वी के आंकड़े इकट्ठा करेगा। यानी कैसे आंकड़े इकट्ठा करेगा, कि पृथ्वी के सतह पर क्या पाया जा रहा है, पृथ्वी के समुद्र में क्या पाया जा रहा है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्या पाया जा रहा है, और क्या करेगा, पृथ्वी के जितने भी पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, यानी जो हमारा ग्लेशियर है, रिवर है, फॉरेस्ट है, उन सब पर क्या करेगा, ये नजर रखेगा। और ग्रामीण विकास किस तरह से हो रहा है और शहरी विकास के आंकड़े को इकट्ठा करेगा। और जो हमारे भारत की कृषि है यानी एग्रीकल्चर पर भी ये क्या करता है, नजर रखता है। आपको कैसे पता चल जाता है कि सरकार पहले ही घोषणा कर देती है कि इस बार जो गेहूं का मतलब वो गेहूं बोलते हैं कि गेहूं का इस बार फसल क्या होगा, कम होगा। तो कैसे पता चल जाता है, तो ये सैटेलाइट्स के जरिए ही हमें क्या होता है, पता चलता है। तो ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी के आंकड़े इकट्ठा करता है। यानी कि हमारे पृथ्वी पर क्या पाया जा रहा है, पृथ्वी के सतह पर क्या पाया जा रहा है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्या पाया जा रहा है, पृथ्वी के समुद्र में क्या पाया जा रहा है, और पृथ्वी के पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, कौन सी रिवर सूख रही है, कौन से रिवर में पानी ज्यादा हो गया है, कौन सा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, और हमारे फॉरेस्ट पे भी क्या करता है, नजर रखता है। इसको क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने सैटेलाइट्स भेजे गए हैं जो कि रिमोट सेंसिंग है। देखो पहला क्या है हमारा,
पहला है वो कार्टोसैट, कार्टोसैट, ठीक है, पहला क्या है कार्टोसैट। दूसरा क्या है हमारा हाइसिस, हाइसिस, ठीक है, हाइसिस। तीसरा क्या है हमारा रिसैट है, रिसैट। और हमारा 4 नंबर क्या है, 4 नंबर पे आपका आ जाएगा वेदास। वेदास एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर यानी हमारे भारत के कृषि पर नजर रखता है। ये दोनों जो है रिसैट और वेदास ये क्या है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कि हमारे भारत के कृषि पर नजर रखते हैं। और ये कार्टोसैट है। और एक क्या है आपका ओशियन सैट। ओशियन सेट नाम से ही पता चल रहा है कहाँ नजर रख रहा होगा, ओशियन पे, ठीक है, ओशियन सैट। तो हमने पढ़ा कि हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है, तो ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और पृथ्वी के आंकड़े को इकट्ठा करते हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्या पाया जा रहा है, पृथ्वी के सतह पर क्या पाया जा रहा है, पृथ्वी के पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहा है, यानी रिवर पे, फॉरेस्ट पे, ग्लेशियर पे, सब पे क्या करते हैं नजर रखते हैं। तो हमारा पहला क्या है कार्टोसैट है, और दूसरा क्या है हाइसिस है, फिर रिसैट है, फिर वेदास है, फिर ओशियन सैट है। ये सारे हमारे सैटेलाइट्स हो गए। और भी बहुत सारे सैटेलाइट है, उनका मैं नाम नहीं लिखी हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग अब जो हमारा 3 सेट हमने पढ़ लिया सैटेलाइट्स के नाम कि कौन कौन से होते हैं। अब हमारा जो 4th सैटेलाइट है वो क्या है, देखो जो हमारा 4 है वो क्या है नेविगेशन सैटेलाइट। देखो कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि आपके मतलब कि डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको क्या करते हैं, आपको शॉर्ट डिस्टेंस बताते हैं या आपकी स्थिति को बताते हैं। जैसे जीपीएस है, जीपीएस कोई आपके मोबाइल का वो सर्विस नहीं है कि मैंने मोबाइल खरीदा तो जीपीएस में वो इंक्लूड है, नहीं। जीपीएस क्या है 31 सैटेलाइट्स का ग्रुप है। जब आप अपने मोबाइल में जीपीएस को ऑन करते हो तो आपका जो डिवाइस है वो जीपीएस में लगे 31 सैटेलाइट से क्या हो जाता है कनेक्ट हो जाता है। और जीपीएस किसका है, हम बोले तो अमेरिका का है। जीपीएस किसका है, अमेरिका का है, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड को क्या करता है कवर करता है, वैश्विक लेवल पे इसका है। तो मैंने क्या बताया कि नेविगेशन सैटेलाइट क्या है, कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको क्या बताएंगे शॉर्ट डिस्टेंस बताएंगे, आपकी लोकेशन को बताएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट में कौन कौन सा है, देखो नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट में कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े गए, पहला जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका का है। और फिर क्या है बाइडो है, बाइडो किसका है, बाइडो बोले तो चाइना का है, ठीक है, बाइडो है। फिर ग्लोनेस है, ग्लोनेस किसका है, ग्लोनेस रशिया का है, ग्लोनेस, ठीक है। और हमारा क्या है, हमारे नेविगेशन सैटेलाइट का क्या नाम है, इरनस, इरनस, ठीक है, इरनस, इरनस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको नाविक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको नाविक, देखो नाविक। ये जो है ना देखो इसका जो जीपीएस है वो क्या है पूरे वैश्विक लेवल पे है, यानी ये पूरे विश्व के क्या करता है कवर करता है। लेकिन जो हमारा इरनस है वो क्या करता है कि बस हमारा रीजनल है, बस ये भारत के मतलब ये जो भारत हो गया ना, ये भारत, सॉरी, देखो जो हमारा इरनस है वो भारत के बस 1500 किलोमीटर इधर तक के एरिया को कैप्चर करता है और 1500 किलोमीटर के इधर के एरिया को क्या करता है कैप्चर करता है। तो हमारा जो नेविगेशन मतलब बोल सकते हैं कि सैटेलाइट है वो क्या है रीजनल है। अब एक और हमारा सैटेलाइट होता है उसका क्या नाम है, देखो बोले तो कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, ये क्या हो गई अर्थ हो गई। हमने क्या बताया कि 5th नंबर का सैटेलाइट कौन है, तो कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं लेकिन उनकी नजर पृथ्वी पर ना होकर कहाँ होती है, वो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया कि ये चक्कर तो पृथ्वी का लगा रहे हैं लेकिन इनका जो नजर है वो ब्रह्मांड में उपस्थित तारों पर, गैलेक्सी पर, नक्षत्र पर होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, मेरे साथ बोलो क्या बोलते हैं
एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट ये क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इनकी नजर पृथ्वी पर ना होके क्या कहाँ होती है, ये ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी जो ब्रह्मांड में हमारे स्टार है, गैलेक्सी है, इनके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल नॉमिकल सैटेलाइट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट मैंने बताया क्या है। देखो तो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कौन है, भारत की कौन से, एस्ट्रोसैट है, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। और भारत ने 2024 में 1 जनवरी 2024 को एक और नए एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैंने कुछ नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में बताया था कि वो क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखो मैंने क्या बताया था ना कि जो हमारा इरनस है यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, वो क्या है, हमारे 8 से नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारा इरनस है वो 7 सैटेलाइट्स का क्या है, ग्रुप है। मैंने क्या बताया कि जीपीएस तो 31 सैटेलाइट का क्या है, ग्रुप है, लेकिन जो हमारा इरनस है जो कि क्या है, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, इसमें कितने सैटेलाइट्स लगे हैं, आपको मैं बताऊं कि इसमें सैटेलाइट्स कितने लगे हैं। तो इसमें देखो 7 सैटेलाइट लगा है, एक यहाँ पे लगा है, और एक यहाँ पे लगा है, और एक यहाँ पे लगा है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या करें, इंडिया के यहाँ से 1500 किलोमीटर एरिया यहाँ का कवर कर रहे हैं, 1500 किलोमीटर एरिया उधर का कवर कर रहे हैं, और 1500 किलोमीटर एरिया इधर का क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो हमारी इरनस है जो कि 7 सैटेलाइट्स की ग्रुप है, और ये क्या हमारी भारत की नेविगेशन सिस्टम है, और ये जो है वो हमारे भारत के यानी जो यहाँ पे 1500 किलोमीटर इधर का एरिया कैप्चर करता है, और 1500 किलोमीटर इधर का एरिया कैप्चर करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इरनस के बारे में समझ लिया। अब मैं एक बताती हूँ कि भारत ने क्या किया है, कि भारत क्या किया है कि एक गगन नाम का क्या किया है, वो सिस्टम लॉन्च किया है, वो जो कि नेविगेशन से रिलेटेड है। देखो भारत ने गगनयान मत समझना, गगनयान अलग है और गगन अलग है, गगन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी लिख दे रहे हैं। देखो कि मैंने क्या बताया कि भारत ने गगन सिस्टम को लॉन्च किया है, इसका होगा आपका जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भारत ने एक सिस्टम को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, गगन सिस्टम। इसका टेक्निकल नाम क्या है, देखो इसका टेक्निकल नाम सबास है, सबास SBA, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम। मैंने क्या बताया कि सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम। मैंने क्या बताया कि भारत ने गगन सिस्टम को लॉन्च किया। ठीक है, होता क्या था कि जैसे हमारे भारत में आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। अब सारे एयरपोर्ट पे मतलब क्या ATC का तो सुविधा देना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, महंगा पड़ जाता है। ATC किसको बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। देखो बड़े बड़े हमारे एयरपोर्ट्स पे क्या होते हैं, आपका ATC टावर लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। उसमें क्या होता है कि जो हमारी ATC होती है वो बड़े बड़े रडार्स के माध्यम से यानी बड़े बड़े रडार्स के हेल्प से वो क्या करती है, जहाजों को दिशा निर्देश करती है कि कौन सा रनवे अभी खाली है, किस रनवे पे जहाज को मतलब लैंड करना है, और कौन से जहाज को टेक ऑफ करना है। तो वो क्या कौन सा काम करता है, यानी जहाजों को दिशा निर्देश कैसे दिया जाता है, जो हमारा ATC होता है इसको क्या बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये क्या होता है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे लगा होता है।
और ये इसमें बड़े बड़े रडार्स की मदद से जहाजों को क्या दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि कब आपको लैंड करना है, कब टेक ऑफ करना है और कौन सा रनवे खाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा ज्यादा महंगा पड़ जाता है बड़े बड़े रडार्स को लगाना। ठीक है, तो अब भारत ने क्या किया है, भारत ने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स का संचालन सस्ता करने के लिए हमारे यहाँ पे गगन सिस्टम को लॉन्च किया है। गगन सिस्टम में हम लोग करेंगे क्या, देखो गगन सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि अब सैटेलाइट के माध्यम से, मैंने क्या बताया कि गगन सिस्टम में क्या करेंगे, सैटेलाइट के माध्यम से क्या करेंगे, जहाजों को दिशा निर्देश देंगे। यानी मैंने क्या बताया कि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पर अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं होगा, अब सैटेलाइट के जरिए हम लोग क्या करेंगे, जहाजों को क्या करेंगे, दिशा निर्देश देंगे कि कौन सा रनवे खाली है, आपको कब टेक ऑफ करना है, कब लैंड करना है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि जो हमारी क्या है, गगन सिस्टम है, छोटे छोटे एयरपोर्ट का संचालन सस्ता करने के लिए भारत ने इसको क्या किया, लॉन्च किया है। इसमें सैटेलाइट के माध्यम से जहाजों को क्या दिया जाएगा, दिशा निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सैटेलाइट कौन कौन से है, पहला है हमारा GSAT-8 और दूसरा क्या है, GSAT-10 और GSAT-15। ठीक है, और इसमें हमारा GPS सैटेलाइट भी है। ठीक है, तो मैंने बताया कि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स का संचालन सस्ता करने के लिए भारत ने गगन सिस्टम को लॉन्च किया, जिसमें सैटेलाइट्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, जहाजों को दिशा निर्देश देंगे। देखो यहाँ पे क्या है, हमारी फ्लाइट है और आपका यहाँ पे क्या लगा है, सैटेलाइट लगा है। अब सैटेलाइट के जरिए क्या करेंगे, जहाजों को दिशा निर्देश देंगे। तो आपको गगन सिस्टम समझ में आ गया होगा कि हमारा गगन सिस्टम क्या है, GPS एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, इसका टेक्निकल नाम क्या है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। यानी ऑर्बिट, देखो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट देखो हर सैटेलाइट का ना अपना एक एरिया होता है। ये नहीं कि ये हमने एक सैटेलाइट उठाया और कहीं पर भी ले जाकर उसको क्या कर दिया, छोड़ आया और वो कहीं पर जाकर क्या कर रही है, अपना चक्कर लगा रही है, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है ना कि हर सैटेलाइट का अपना एक एरिया होता है जिसमें वो जाकर क्या करते हैं, अपना ऑर्बिट करते हैं, यानी चक्कर करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उससे उस सैटेलाइट का क्या कहा जाता है, ऑर्बिट, कक्षा कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ऑर्बिट क्या होता है, हर सैटेलाइट का अपना एक एरिया होता है जिसमें जाकर वो क्या करते हैं, अपना चक्कर लगाते हैं। उससे उस सैटेलाइट का क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं, यानी ऑर्बिट के प्रकार कितने होते हैं, तो देखो 3 तरह के ऑर्बिट होते हैं। पहला कौन सा है, लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट और फिर क्या हमारा जियो। तो देखो हम फिगर से बता रहे हैं, यह मान लो हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी सतह से मैं क्या बता रही हूँ, पृथ्वी सतह से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 200 से 2000, मैंने क्या बताया कि पृथ्वी सतह से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई वाले सैटेलाइट मतलब को क्या कहते हैं, हम इसको लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पृथ्वी सतह से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, हमारा लियो होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें घूमने वाला सैटेलाइट पोल टू पोल घूमता है। यानी मान लो ये हमारी अर्थ हो गई और हमने किसी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा, तो इसमें जो सैटेलाइट होती है वो कैसे घूमती है, इसमें सैटेलाइट पोल टू पोल घूमती है। ठीक है, इसमें सैटेलाइट पोल टू पोल घूमती है। मैंने क्या बताया कि पृथ्वी सतह से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, आपका लो अर्थ ऑर्बिट पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो सैटेलाइट होती है वो क्या होती है, पोल टू पोल घूमती है, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग बेसिकली कौन से सैटेलाइट को भेजते हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो क्या होता है हमारा, या तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, ठीक है, यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और दूसरा क्या हो सकता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पृथ्वी सतह से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको लो अर्थ ऑर्बिट मिलेगा, और लो अर्थ ऑर्बिट में जो हमारा सैटेलाइट होता है वो पोल टू पोल क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं,
पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। और इसमें बेसिकली अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा जाता है, यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स को क्या करते हैं, भेजते हैं। अब पृथ्वी सतह से देखो, पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से हम बोले तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या बोलते हैं इसको, जियो ऑर्बिट। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको क्या बोलते हैं, जियो ऑर्बिट। ओ सॉरी, यहाँ पे 36, इसको क्या बोलते हैं, जियो, इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकारी कक्षा। मैंने क्या बताया कि पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका क्या पाया जाता है, जियो, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतुल्यकारी कक्षा या भूस्थैतिक कक्षा। ठीक है, और पृथ्वी सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 किलोमीटर, यहाँ पे क्या पाया जाएगा हमारा, मियो पाया जाएगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो मैंने आपको ऑर्बिट बता दिया कि हर सैटेलाइट का अपना एक एरिया होता है जिसमें वो जाकर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी सतह से 200 से। अब मैं बता दे रही हूँ कि जो हमारा ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, इसमें जो सैटेलाइट है वो कैसे घूमता है। देखो, इसमें घूमने वाला सैटेलाइट, मान लो ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी हो गई, ये क्या होगा, इक्वेटर हो गया। तो मैंने क्या बताया कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, जो कि पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की क्या होता है, ऊंचाई पर पाया जाता है। तो जो इसमें घूमने वाली सैटेलाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, पृथ्वी के घूर्णन के गति के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब इसमें जो सैटेलाइट होता है वो क्या करता है कि अपने स्पीड को पृथ्वी के घूर्णन गति से सिंक्रोनाइज कर लेता है, यानी इक्वल कर लेता है। जैसे जैसे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, यानी इसको इक्वेटर से छोड़ा जाता है और ये ऐसे ऐसे ही क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो मैंने क्या बताया कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या होता है कि इसमें घूमने वाला सैटेलाइट अपने स्पीड को पृथ्वी के घूर्णन गति से क्या कर लेता है, अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेता है, यानी अपने स्पीड को क्या करता है, मैच कर लेता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के क्या करता है, बराबर घूमता है। इसको इक्वेटर से छोड़ा जाता है और ये कुछ ये इस तरह घूमता है। ठीक है, तो आपको जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या होता है कि लॉन्च व्हीकल क्या होता है। लॉन्च व्हीकल क्या होता है, यानी रॉकेट, इसको रॉकेट बोलते हैं लेकिन इसका टेक्निकल नाम क्या है, लॉन्च व्हीकल। देखो, लॉन्च व्हीकल, इसको लोग बोलते क्या है, रॉकेट। PSLV, GSLV, RLV आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, रॉकेट। तो अब हम लोग इसी के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ जानकारियां ले लेते हैं कि PSLV क्या है और ये किस तरह काम करता है और इसमें कौन कौन से इंजन लगे हैं, मतलब कैसा कैसा फ्यूल है। ठीक है, तो देखो PSLV मतलब भारत में कितने सारे हमारे पास रॉकेट है। तो पहले का नाम क्या है, पहला क्या है, PSLV है, और दूसरा क्या है हमारा, GSLV है, GSLV, और तीसरा क्या है, RLV, रीयूजेबल रॉकेट, RLV, और चौथा क्या है, SSLV। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारे PSLV क्या है। देखो, PSLV इसको क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो हमारी PSLV, देखो रॉकेट होता क्या, ये कुछ रॉकेट इस तरह से देखता है, मैंने उसका फिगर नहीं डाला है जिसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रॉकेट है, और ये रॉकेट करता क्या है, ये सैटेलाइट्स को ना उनके ऑर्बिट में भेजने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। यहाँ पे सैटेलाइट्स होता है, इसके लास्ट स्टेज में क्या होता है, सैटेलाइट रखा रहता है, और ये सब क्या है, इसका फ्यूल सिस्टम है, यानी इसमें अलग अलग तरह के फ्यूल भरा रहता है। ठीक है, तो देखो जो हमारा PSLV है, यह ठोस तथा क्या, ठोस और देखो यह ठोस तथा
चलो इंग्लिश में लिखते हैं। यह जो है यह सॉलिड तथा लिक्विड इंजन पर क्या है, आधारित है। यह सॉलिड तथा लिक्विड, इसमें कैसे दो इंजन लगे हैं, इसमें एक सॉलिड इंजन लगा है और एक क्या लगा है, लिक्विड इंजन। तो यह सॉलिड तथा लिक्विड इंजन पर क्या है, आधारित है, इंजन पर आधारित है। मैंने क्या बताया कि जो हमारी पीएसएलवी होती है इसको क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपका सेट मतलब रॉकेट कुछ इस तरह का होता है जिसके लास्ट स्टेज में क्या रहता है, हमारा सैटेलाइट रहता है और यही से हमारा जाता है अपने ऑर्बिट में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारी पीएसएलवी है वो हमारे सॉलिड तथा लिक्विड क्या है, इंजन पर आधारित है। जो इसमें फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल का नाम क्या होता है, HTPB, ठीक है। मैंने बताया कि जो हमारा पीएसएलवी जो कि हमारे सॉलिड एंड लिक्विड इंजन पर क्या है, आधारित है। और इसमें जो फ्यूल होता है यानी सॉलिड में जो फ्यूल होता है उसका क्या नाम है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। देखो इसका मैं नाम लिख दे रही हूँ, ऐसे नाम आपको याद करना है, इसका फुल फॉर्म कोई जरूरी नहीं लेकिन HTPB याद रखना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, पॉलीब्यूटाडाइन। मैंने क्या बताया कि जो हमारी पीएसएलवी है वो ठोस यानी ठोस तथा द्रव यानी सॉलिड तथा लिक्विड इंजन पर आधारित है, यानी ये सब क्या है, इसका इंजन है, ठीक है। और ये 4 स्टेज का क्या है, रॉकेट है। तो जो इसमें सॉलिड फ्यूल भरा रहता है यानी जो सॉलिड फ्यूल होता है वो क्या होता है, उसका नाम क्या है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। और जो लिक्विड हमारा जो फ्यूल होता है उसका नाम क्या है, लिक्विड फ्यूल का नाम क्या है, UDMH, यहाँ पे फ्यूल लिख लो, ठीक है, फ्यूल। UDMH का मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। और एक होता है MMH, ठीक है, उसका नाम क्या है, MMH, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। ये कुछ साफ नहीं दिख रहा, रुक जाओ, उसका नाम क्या है, MMM, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, MMH, उसका नाम क्या है, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। मैंने क्या बताया कि पीएसएलवी सॉलिड तथा लिक्विड इंजन पर आधारित है। जो हमारा सॉलिड फ्यूल होता है उसका नाम क्या है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। और जो हमारा लिक्विड फ्यूल होता है उसका क्या नाम है, UDMH, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। UDMH का मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। और MMH क्या होता है, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो हमारा पीएसएलवी है, अब पीएसएलवी के ना 5 वर्जन पाए जाते हैं, ठीक है। पीएसएलवी के 5 वर्जन पाए जाते हैं, पीएसएलवी के 5 वर्जन पाए जाते हैं, ठीक है। पीएसएलवी के 5 वर्जन पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी पीएसएलवी हो गई, पीएसएलवी। इसके मैंने क्या बताया कि इसका 5 वर्जन पाया जाता है। पहला क्या होता है, पीएसएलवी सीवी यानी कोर वर्जन। इसका पहला वर्जन क्या नाम है, कोर वर्जन, जो कि हमारे पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को ले जाने का क्या करता है, काम करता है। पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को क्या करता है, ले जाने का काम करता है। और इसका दूसरा वर्जन क्या है, जी यानी जियो, ये किस में ले जाने का काम करेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। और तीसरा वर्जन क्या है इसका, तीसरा वर्जन क्या है, एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। यह किसी भी सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में ले जाने का क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। और बोल सकते हैं कि हमारे 1 2 3 और चौथे वर्जन का क्या नाम है, क्यूएल। और 5वें वर्जन का क्या नाम है, डीएल, ठीक है, डीएल और क्यूएल,
ये दोनों ही क्या करते हैं, पोलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, सैटेलाइट को ले जाने का काम करते हैं, लेकिन अलग अलग वेट का। ये भी क्या करते हैं, पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाने का काम करते हैं, लेकिन जो भार होगा यानी वेट होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि पीएसएलवी के 5 वर्जन पाए जाते हैं, जिसमें से पहला क्या हमारा कोर वर्जन है, जो कि पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाने का काम करता है। और दूसरा वर्जन क्या हमारा, देखो दूसरा वर्जन क्या हमारा जी है, जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने का काम करता है। और तीसरा क्या है हमारा, एक्सेल है, एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। और चौथा क्या है हमारा, क्यूवेल है। और पांचवा क्या है, डीएल है। ये दोनों ही ना पोलर ऑर्बिट में ही ले जाते हैं सैटेलाइट्स को, लेकिन अलग अलग वेट के सैटेलाइट्स को। ठीक है, अब हमारा पीएसएलवी हो गया, अब हम लोग जीएसएलवी को देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया कि पीएसएलवी क्या है, जो कि सॉलिड तथा लिक्विड इंजन पर आधारित है। इसमें जो सॉलिड फ्यूल होता है वो क्या होता है, एचटीपीवी होता है। और जो लिक्विड फ्यूल होता है वो यूडीएमएच होता है और एमएमएच होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीएसएलवी। ठीक है, जीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी ये क्या है हमारा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये जो जीएसएलवी है यह भी क्या है ना कि सॉलिड और लिक्विड इंजन पर ही आधारित है, लेकिन जो इसका जो लास्ट स्टेज है, यानी देखो जीएसएलवी क्या है, इसमें भी सॉलिड और लिक्विड इंजन है, लेकिन जो इसका लास्ट स्टेज है, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे लास्ट स्टेज है, यहाँ पर क्या लगा है, क्रायोजेनिक इंजन, जो कि जीएसएलवी को जीएसएलवी बनाता है। नहीं तो ये भी क्या होता है, पीएसएलवी होता है, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, अभी क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जीएसएलवी भी सॉलिड एंड लिक्विड इंजन पर आधारित है, लेकिन जो इसका लास्ट स्टेज है वो क्या है, क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा है। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन में हम लोग क्या करते हैं, देखो जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन यानी तरल हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। तरल हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूल के रूप में करते हैं। मैंने क्या बताया कि क्रायोजेनिक इंजन में हम लोग तरल हाइड्रोजन का यूज, मैंने क्या बताया, क्रायोजेनिक इंजन में हम लोग तरल हाइड्रोजन का यूज फ्यूल के रूप में करते हैं। और इसमें तरल ऑक्सीजन का यूज हम लोग दहन के यानी ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। तरल ऑक्सीजन का उपयोग दहन के रूप में करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन है वो क्या है, इसमें तरल हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूल के रूप में करते हैं और तरल ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। ठीक है, तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्रायोजेनिक इंजन पढ़ लिया। ये अभी क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड इंजन पर आधारित है। जो इसमें लास्ट स्टेज है वो क्या है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा है, जो कि जीएसएलवी को जीएसएलवी बनाते हैं। नहीं तो ये भी क्या होता है, हमारा पीएसएलवी होता है। ठीक है, तो देखो अब जो हमारा जीएसएलवी है इसके कितने वर्जन पाए जाते हैं। तो जो जीएसएलवी है, अगर मैं आपको बताने की कुछ कोशिश करूं, बोलो, देखो जो जीएसएलवी है इसके 3 वर्जन पाए जाते हैं। इसका 3 क्या होता है, इसके मैंने क्या बताया कि 3 वर्जन पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, जीएसएलवी मार्क 1। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 1 इसको किस लिए बनाया गया था, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो हमारी जीएसएलवी मार्क 1 है इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। यानी जब हम क्रायोजेनिक इंजन अभी हम लोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे, तो इसमें हम लोग जीएसएलवी मार्क 1 में क्या कर रहे थे ना, क्रायोजेनिक इंजन का क्या कर रहे थे, ट्रायल कर रहे थे। तो इसको किस लिए बनाया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। देखो मेरे साथ बोलो, किस लिए बनाया गया था। अब यह क्या हो गया, रिटायर हो गया। रिसर्च
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या हो गया था, बना था डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बना था। अब क्या आता है हमारा जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 2, यह क्या करता है। और फिर क्या आता है हमारा जीएसएलवी, जीएसएलवी तीसरा क्या हमारा जीएसएलवी मार्क 3, इसी को क्या बोलते हैं, एलवीएम 3 भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलवीएम 3। ठीक है, तो देखो इन दोनों में क्या फर्क है। ये जो हमारा जीएसएलवी, छोड़ो, जो जीएसएलवी मार्क 2 है, यह क्या करता है कि 5000 केजी, 5000 केजी के वजन को कहाँ ले जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने का काम करता है। और अगर इसी मतलब रॉकेट से अगर हम लोग क्या करें कि बोल सकते हैं कि जियो में भेजने की कोशिश करें, तो यह जियो में ना वही वेट कितना घट के हो जाता है, 4500। ठीक है, नहीं रुको रुको रुको, 4500 नहीं होता है, 2500 होता है, 2500। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि यही क्या होता है कि जो हमारा जीएसएलवी मार्क 2 है वो 5000 केजी के वेट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने का काम करता है। और अगर आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने का पूछो तो यह क्या करता है, 2500 केजी के वेट को क्या करता है, ले जाता है, कैरी करता है। यानी इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी होती है, लियो में आपका 5000 केजी और जियो में आपका 2500 केजी। ठीक है, मैंने इसका पेलोड कैपेसिटी बता दिया। पेलोड कैपेसिटी मतलब ये कितना वजन लेकर जा सकता है। ठीक है, अब जो हमारा जीएसएलवी मार्क 3 है, यह क्या करता है कि यह 8000 केजी, 8000 केजी वजन को कहाँ ले जाता है, लियो में ले जाने का काम करता है। और जियो में अगर ले जाना है तो जियो में ये कितना, यही वेट होता है, यह वेट हो जाएगा आपका 4000 केजी। यह कहाँ ले जाता है, जियो, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जीएसएलवी क्या है। देखो मैंने बताया कि जीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी भी एक तरह का रॉकेट है और इसमें भी क्या होते हैं, सॉलिड एंड इंजन, सॉलिड एंड लिक्विड इंजन होते हैं। और जो जीएसएलवी का लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, हमारा क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो कि जीएसएलवी को जीएसएलवी बनाता है। ठीक है, और क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है और इसमें तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, यानी दहन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा जीएसएलवी होता है इसके 3 वर्जन पाए जाते हैं। 3 वर्जन में पहला क्या होगा, जीएसएलवी मार्क 1, जिसको हम लोगों ने अब क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया था। और जो हमारा सेकेंड है वो क्या है, जीएसएलवी मार्क 2, जो मतलब कि जो कि अलग अलग भार के सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में ले जाने का काम करता है। अब क्या हमारा जीएसएलवी मार्क 3, जिसको एलवीएम 3 भी बोलते हैं, यह देखो 8000 केजी के वेट को यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने का काम करेगा। और 4000 केजी के 4000 केजी के भार को कहाँ ले जाने का काम करेगा, जियो में ले जाने का काम करेगा। अब आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा क्या, कि भारत अपना एक गगनयान मिशन लॉन्च करने की क्या कर रहा है, 2026 से 27 तक क्या कर रहा है, मतलब बोल सकते तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन जो कि भारत का क्या है, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। बोलोगे मैम पहला कैसे हुआ, पहले तो राकेश यादव गए ही थे हमारे, तो वो राकेश यादव क्या रशिया की मदद से गए थे। तो जो हमारा पहला ये गगनयान मिशन है जो कि क्या है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो इसमें क्या होगा ना कि क्या किया जा रहा है कि जो हमारा जीएसएलवी हम बोले तो जो जीएसएलवी हमारा मार्क 3 है यानी एलवीएम 3 है, इसी को अपग्रेड करके मतलब कि इसी को क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जो हमारा इसमें स्पेस कैप्सूल है जिसमें हमारे क्या होंगे 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और क्या होगी, एक महिला व्योम मित्रा नाम की क्या होगी रॉकेट जाएगी। तो इसको ना स्पेस कैप्सूल को मतलब क्या हो जाए, इसमें क्या हो जाए, हमारा जो स्पेस कैप्सूल है वो क्या हो जाए, इस रॉकेट में फिट हो जाए।
तो उसी हम LVM-3 रॉकेट को ही क्या कर रहे हैं हम लोग, अपग्रेड कर रहे हैं। यानी उसी को अपग्रेड करके हमने एक रॉकेट बनाया, उसका नाम क्या है, सॉरी उसका नाम क्या है, मानव रेटेड LVM-3। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भारत क्या कर रहा है, अपना एक गगनयान मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो कि हमारे स्पेस में जाएंगे और 5 से 6 दिन हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे और फिर क्या होंगे, हमारे पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। तो इसको क्या हुआ ना, इसमें जो हमारे स्पेस कैप्सूल में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठ कर जाएंगे, तो वो जो बैठ कर जाएंगे उस रॉकेट का, जिस रॉकेट में उस स्पेस कैप्सूल को सेट किया जाएगा, उस रॉकेट का नाम क्या होगा, मानव रेटेड LVM-3, जो कि क्या है, GSLV Mark 3 को ही अपग्रेड करके क्या हुआ है, बनाया गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे कौन सा रॉकेट देखेंगे, देखो हमने कौन कौन सा बता दिया, PSLV हम लोगों ने देख लिया, GSLV देख लिया। अब हमारा क्या है, RLV रीयूजेबल रॉकेट। ठीक है, देखो क्या है, RLV रीयूजेबल रॉकेट। देखो होता क्या है ना कि हम अभी तक जितने भी हमारे PSLV और GSLV हमारे जितने भी क्या है रॉकेट है, वो क्या होता है ना कि एक बार गए और सैटेलाइट्स को उनके अपने ऑर्बिट में छोड़कर और फिर वो वहीं पर हमारे स्पेस में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर वापस वो पृथ्वी पर नहीं आ पाते, जिस कारण हमें क्या पड़ता है, फिर दोबारा हमें रॉकेट्स बनाने पड़ते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने क्या बताया कि जो हमारी PSLV GSLV है वो अपने सैटेलाइट्स को छोड़कर वो अंतरिक्ष का क्या हो जाती है, कचरा बन जाती है। लेकिन जो हमारा रीयूजेबल रॉकेट है, जो हमारा रीयूजेबल रॉकेट है हमने जो कि बना लिया है और इसका फर्स्ट ट्रायल एंड सेकंड ट्रायल भी कर लिया, इसमें क्या होगा ना, ये जो हमारा ये मान लो यहाँ से गया हमारा सैटेलाइट, मान लो हमारा रॉकेट गया और रॉकेट क्या करेगा ना, जाएगा और फिर क्या करेगा, रॉकेट सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में छोड़कर और फिर क्या होगा, वापस क्या होगा, हमारे धरती पर क्या होगा, लैंड कर जाएगा। ठीक है, वापस हमारे धरती पर लैंड कर जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, रीयूजेबल रॉकेट। यानी हमारा ऐसा रॉकेट जो कि सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में छोड़ के और फिर वापस हमारे क्या होगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रायल हुआ था, फर्स्ट ट्रायल हमने क्या किया था ना कि RLV रॉकेट को पृथ्वी सतह से 6400 किलोमीटर की हाइट पर हम लोग ले गए, यानी पृथ्वी सतह से 6400 किलोमीटर की हाइट पर हम लोगों ने क्या किया, RLV को ले गए हम लोग और फिर इसे क्या किया, हम लोगों ने समुद्र में सफलतापूर्वक क्या कर लिया, लैंड करा लिया। ठीक है, जो हमारा रीयूजेबल रॉकेट है हम लोगों ने फर्स्ट ट्रायल में क्या किया कि इसको पृथ्वी सतह से 6400 किलोमीटर के हाइट पर ले गया और फिर हम लोग ले जाके फिर इसको हमारे समुद्र में सफलतापूर्वक क्या कर लिया, हम लोगों ने लैंड करवा लिया। और फिर हमारा एक बोल सकते हैं कि 2024 में और 2023 में, देखो 2024 और 2023 में भी हमने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो 2024 और 2023 में हम लोगों ने फिर से रीयूजेबल रॉकेट का क्या किया, ट्रायल किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसका ना लैंडिंग एक्सपेरिमेंट नाम रखा। हम लोगों ने क्या किया कि हमारा जो रीयूजेबल रॉकेट है उसको क्या किया, हम लोगों ने अपने पृथ्वी पर सफलतापूर्वक क्या कर लिया, लैंड करा लिया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा था हम लोगों ने, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। देखो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो हमारे रीयूजेबल रॉकेट है, फर्स्ट ट्रायल तो किया तो जब हम लोगों ने समुद्र में उतारा था और फिर हम लोगों ने सेकंड बार कहाँ किया था, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। कर्नाटक के हम लोगों ने चित्रदुर्ग में क्या किया कि अपने रीयूजेबल रॉकेट को भेजा और फिर उससे पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लैंड करा लिया। यानी अब हमारे पास ऐसा रॉकेट हो गया जो उनके सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में भेजकर और फिर वापस
पृथ्वी पर क्या करेगा, लैंड कर जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है। और हाल ही में एक न्यूज में था, हमारे रॉकेट का नाम क्या है, रूमी 1 रॉकेट, रूमी 1 रॉकेट, जो कि क्या है, हमारा रीयूजेबल रॉकेट है। इसने भी क्या किया, अपनी सफलतापूर्वक से कुछ सैटेलाइट्स को ले गया था, छोटे छोटे सैटेलाइट्स को, और उनके ऑर्बिट में छोड़कर आ गया, ठीक है। तो उस रॉकेट का नाम क्या था, रूमी 1 रॉकेट, ठीक है। अब देखो क्या है, हमारी दूसरी हमारी जो सबसे लास्ट क्या है रॉकेट है, उसका क्या नाम है, बोल सकते हैं कि SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, कि जैसे हमारी PSLV है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो यह 500 केजी के सैटेलाइट को, यानी जो हमारा SSLV है, यह 500 केजी के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की हाइट पर क्या करेगा, ले जाकर छोड़ेगा। मैंने क्या बताया कि जो हमारी SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह 500 केजी के, यानी इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है, यह 500 केजी के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में ले जाकर क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो मैंने बता दिया। अब होता क्या है ना, कि हमारी जो PSLV और GSLV है, उसको मतलब कि असेंबल करने में, तैयार करने में 2-3 महीना लग जाता है। लेकिन जो हमारा SSLV जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, ये क्या हो जाएगा, 72 घंटे में क्या हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा, ठीक है। 72 घंटे में असेंबल हो जाएगा, यानी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। 72 घंटे में असेंबल हो जाएगा। तो जितने भी हमारी मतलब प्राइवेट कंपनीज है, जो कि इससे क्या कर सकती है, अपने छोटे छोटे सैटेलाइट को क्या कर सकती है, लॉन्च करा सकती है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि 72 घंटे में अगर असेंबल हो जा रहा है, मान लो किसी देश में वॉर हुआ, और उसको स्पाई सैटेलाइट यानी जासूसी सैटेलाइट भेजना है, और अगर वो PSLV से आके बोले कि हमको भाई जासूसी सैटेलाइट भेजना है, और PSLV बोलेगा ठीक है 2 महीने इंतजार करो, 2 महीने में तो उसका देश ही खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा कि हम लोग ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग SSLV से उस सैटेलाइट को, यानी स्पाई सैटेलाइट को क्या करेंगे, भेज सकते हैं, ठीक है। स्पाई सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसके लिए क्या बनाया जा रहा है, कुलशेखरपट्टनम में, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में, कुलशेखरपट्टनम में क्या बनाया जा रहा है, हमारा एक स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, जहां से क्या होगा कि SSLV जितने भी हमारे रॉकेट्स हैं, यहीं से हमारे कुलशेखरपट्टनम नामक स्थान से, जो कि कहाँ बन रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है, यहीं से स्पेस पोर्ट से क्या होंगे, हमारे सारे जितने भी SSLV नाम के जितने भी मतलब रॉकेट है, वहीं से क्या होंगे, लॉन्च होंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि क्या क्या, देखो आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। देखो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पढ़ा और आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ा, वो सब क्या होता है, जिसमें से हमारा पहला क्या था, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, और दूसरा फिर दूसरा क्या था, हमारा वेदर सैटेलाइट था, फिर तीसरा क्या था, हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और फिर हमारा 4 नंबर पे क्या था, नेविगेशन सैटेलाइट, एंड फिर 5th नंबर पे क्या था हमारा, वो बोल सकते हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट था। तो हम लोगों ने सारे सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब फिर जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्बिट क्या होता है, पृथ्वी सतह से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट होता है, और फिर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। हम लोगों ने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा। फिर हमारा क्या होता है, फिर हम लोगों ने लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ा। तो इतना तक तो हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। अब जो हमारा इंडिया स्पेस मिशन है, यानी जो इंडिया द्वारा स्पेस मिशन को क्या किया गया है, कराया गया है, अब वो क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या रह गया है, इंडिया स्पेस मिशन, ठीक है। सभी को जय हिंद, नमस्कार। एवरी का मतलब आता है